यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा लॉ जो हमें बताता है कि कैसे हर चीज़ धरती की तरफ नीचे ही गिरी चली आती है। जब से इंसान इस दुनिया पे है तब से वो ये देखता आ रहा है कि हर चीज़ जो भी ऊपर फेंकी गई हो वो नीचे ही गिरती है धरती पे। अगर मैं बारिश की बूंदों को देखूं तो बारिश की मोटी मोटी बूंदें वो धरती की तरफ नीचे ही गिरती हैं, और नीचे अगर एक जगह पे जमा हो जाएं और उन्हें फिर एक नाला मिल जाए तो वो नाले में जाके और नीचे जाने की कोशिश करती हैं। अगर तुम एक कटी पतंग को देखो तो वो थोड़ी देर तक हवा में लहराएगी, लेकिन उसके बाद आखिर में वो धरती पे ही गिर जाएगी। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि अचानक से कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाने लगे। ऐसा सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है, और यही सवाल है कि क्यों चीज़ें नीचे की तरफ ही गिरती हैं और ऊपर नहीं जाती हैं, जिनके कारण हम इस इंसान को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, और इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने हमें बताया कि कैसे सारी चीज़ें नीचे धरती की तरफ गिरी चली आती हैं। न्यूटन ने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों का आविष्कार किया, और ग्रेविटी उनमें से एक चीज़ है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन न्यूटन अपने गार्डन में सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और ये जो सेब है ये टूटकर इनके सर पे गिरा। बहुत सारे लोगों के लिए एक आम बात होगी कि सेब तो टूट के नीचे ही गिरेगा, लेकिन न्यूटन ने उस समय ये पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक अलग अनोखी सोच का। और ये एक अलग सोच इसलिए थी क्योंकि सदियों तक किसी ने ये नहीं पूछा था कि क्यों ये सेब नीचे गिर रहा है, और क्या ये हमेशा नीचे ही गिरेगा। और इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढते ढूंढते न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स का आविष्कार किया, जो कि आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूटन ने कहा कि अगर ये सेब नीचे की तरफ गिर रही है तो इसका मतलब इस सेब को कोई नीचे की तरफ खींच रहा होगा, और उन्होंने इसका नाम ग्रेविटी दिया। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाई, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि अगर दो चीज़ें हैं तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी एक फोर्स से, और ये जो फोर्स होगा ये होगा ग्रेविटेशन का फोर्स। और फोर्स एक वेक्टर होता है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की तरफ होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एफ वेक्टर, ये बराबर है बिग जी के। बिग जी जो कि असल में एक बस छोटा सा नंबर है, और इसके बारे में मैं आपको तुरंत ही बताने वाला हूं, स्मॉल नंबर। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दिस इज इक्वल टू बिग जी इंटू m1 इंटू m2। और ये जो m1 m2 है ये दो बॉडी का मास है जो कि एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर है ये है डिस्टेंस दोनों बॉडी के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज जिनका मास m1 m2 है। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दोनों बॉडी के बीच में। तो अगर मान लीजिए मैं और धरती, हम दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे m1 हो जाएगा मास मेरा, और m2 हो जाएगा धरती का मास, और r जो है वो हो जाएगा मेरे और धरती के बीच की दूरी। और ये जो दूरी है ना ये हमारे सेंटर की दूरी होगी, जैसे कि धरती के सेंटर से मेरे सेंटर की दूरी, और मेरा सेंटर कहीं पेट में नाभि के पास होगा, तो मेरे नाभि से धरती के सेंटर की जो दूरी होगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, और इससे हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा, ग्रेविटी का फोर्स। और इससे पहले कि हम ये कैलकुलेट करें कि ये फोर्स है कितना, मैं तुम्हारा ध्यान एक इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ मोड़ना चाहूंगा। न्यूटन ने कहा कि हर दो ऑब्जेक्ट जिनका कि कुछ मास हो m1 m2 वो एक दूसरे को इस फॉर्मूले के हिसाब से अट्रैक्ट करेंगे, इस फोर्स के हिसाब से अट्रैक्ट करेंगे। तो तुम्हारा ये सवाल होगा कि अभी तुम एक लैपटॉप के सामने बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या लैपटॉप जिसका कि मास कुछ है वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है? तुम्हारा भी तो कुछ मास है ही, तो क्या तुम दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है? तो असल में तुम दोनों के बीच में फोर्स है अट्रैक्शन का, एक ग्रेविटेशन फोर्स है। लेकिन ये जो लैपटॉप है ये तुम्हारी तरफ उड़ा हुआ इसलिए नहीं चला पा रहा है क्योंकि ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा छोटा है। जो तुम्हारा फोर्स है वो छोटा इसलिए होता है क्योंकि जी की वैल्यू बहुत ही छोटी है, और इसलिए टोटल फोर्स जो है ये बहुत ही छोटा नंबर आता है। और तुम एक चेयर पे बैठे होगे और ये लैपटॉप एक टेबल पर रखा होगा, और चेयर और टेबल दोनों फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है जो कि इस फोर्स को, इस अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कर देती है। तो यहाँ पे एक उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, और इसलिए जो है तुम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे हुए चले नहीं आ रहे हो। तो आओ देखते हैं कि ये जी की जो वैल्यू है वो असल में कितनी है। तो अगर मुझे जी को अप्रॉक्सीमेटली लिखना हो तो वो आ जाएगा
6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन मीटर पर केजी का होल स्क्वायर। और ये यूनिट जो हैं असल में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूटन बच जाएगा, जो कि है फोर्स का यूनिट। क्योंकि यहाँ पे देखो मास 1 इंटू मास 2 होगा केजी इंटू केजी, सो ये केजी स्क्वायर कट गया और डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर जो कि है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर भी कट जाएगा और फाइनली न्यूटन बचेगा। तो फोकस यहाँ पे करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 और ये बहुत ही छोटा नंबर है। इसे अगर मैं लिखूँ, इस 10⁻11 को मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा 0.1234567891 एंड देन 1 इतना इंटू 6.67। और ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कितना छोटा आ रहा है। और अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूं अपना मास और लैपटॉप का मास तो ये जो नंबर आएगा ये कुछ बड़ा नंबर नहीं आने वाला, बहुत ही छोटा फोर्स आएगा। और इसलिए ये जो फोर्स है हम दोनों के बीच में, मेरे और लैपटॉप के बीच में, वो जो है फ्रिक्शन ईजिली बैलेंस कर देगा, बहुत ही आसानी से बैलेंस कर देगा। लेकिन अगर धरती का केस लूँ, अगर मेरे और धरती के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो मास है ये हो जाएगा धरती का मास ऑफ अर्थ। और धरती का मास एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, ये तुम ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो ये जो फोर्स है, टोटल फोर्स, ये एक अच्छी खासी नंबर आ जाएगी। तो अगर तुम इस जी को, इस बड़े जी को इस m2 मास ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करो और फिर इसे डिवाइड कर दो आर स्क्वायर से, जो कि है डिस्टेंस मेरे सेंटर से धरती के सेंटर तक का, तो तुम्हारे पास आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसे हम छोटा जी भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो फोर्स हो जाएगा वो होगा 9.8 इंटू, ये हमारे पास m1 बच गया, तो 9.8 इंटू m1 जो कि है मेरा मास। तो अगर मुझे किसी बॉडी जो कि धरती के सरफेस के पास हो उस पर लगने वाला अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो मैं उसके मास से 9.8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आ जाएगा। और ये तभी सही होगा जब वो बॉडी धरती के सरफेस के पास हो, क्योंकि अगर वो बॉडी धरती के सरफेस से बहुत दूर हुई तो यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये 9.8 हमें कैसे आया था, जी इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, जी इंटू m2 जो कि है मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर से आया था। और आर था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू अब बदल जाएगी अगर ये बॉडी जो है सरफेस से बहुत दूर चला गया और ये 9.8 नहीं रहेगा। तो अगर मैं धरती पे खड़ा हूँ और मुझ पे लगने वाला अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अपना मास जो है 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो राम का वेट, सॉरी मुझे वेट नहीं बल्कि मास बोलना चाहिए, और वेट और मास में अंतर होता है। वेट जो है वो एक फोर्स है और इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो राम का मास है 70 kg और अगर मैं इसे इसमें डालूं और फिर 9.8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 9.8 इंटू 70 और ये मुझे दे देगा 8 7 56 और 5 हाथ में, 9 7 63, 63 प्लस 5 इज 68, 686, क्योंकि यहाँ डेसिमल से ये 0 कट जाएगा तो 686। और यूनिट्स क्या बचेंगे हमारे पास, मास की यूनिट है केजी और 9.8 जो है जी है, जी की वैल्यू स्मॉल जी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस यूनिट को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है न्यूटन, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ही क्लासिकल मैकेनिक्स का आविष्कार किया था और इसलिए उनको श्रेय देने के लिए हम फोर्स की यूनिट को न्यूटन बुलाते हैं। तो मेरा वेट आ गया 686 न्यूटन, मेरा वेट या फिर मुझ पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती मुझे नीचे खींच रही है या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे और धरती के बीच में है वो है 686 न्यूटन। और अब मैं तुमसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ। तो ये है हमारी धरती और मैं कहीं यहाँ पे हूँ, मान लो कि मैं कहीं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए मैं बहुत छोटी सी डॉट बना रहा हूँ, वैसे मैं इससे भी कहीं ज़्यादा छोटा हूँगा असल में। और अभी अभी हमने ये पता लगाया कि मुझ पे कितना फोर्स लगा रही है धरती, मुझे किस फोर्स से अपने तरफ खींच रही है, और ये फोर्स था 686 न्यूटन, 686 न्यूटन। और मेरा सवाल ये है कि अगर धरती मुझे 686 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है तो क्या मैं भी धरती को खींच रहा हूँ, और अगर मैं खींच रहा हूँ तो कितने फोर्स से खींच रहा हूँ, क्या मैं बराबर फोर्स लगा रहा हूँ या फिर कम फोर्स या फिर ज़्यादा फोर्स।
तो तुम ये सोचोगे कि न्यूटन ने कहा था कि दो बॉडी जिनका मास m1 और m2 है वो दोनों ही एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी, तो यहाँ पे राम भी धरती को खींच रहा होगा। लेकिन क्योंकि धरती बहुत ज़्यादा बड़ी है तो जाहिर सी बात है वो राम को बहुत बड़े फोर्स से खींचेगी, और राम जो फोर्स लगाएगा धरती पे, क्योंकि राम बहुत छोटा है इसलिए उसका फोर्स भी बहुत ही छोटा होगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर तुम्हें याद हो तो एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी जो है पहली बॉडी पे भी उतना ही फोर्स लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर धरती मुझे खींच रही है 686 न्यूटन से, तो मैं भी धरती को खींचूंगा 686 न्यूटन से ही उल्टी डायरेक्शन में। लेकिन तुम्हें यह लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है। अगर मान लो एक बिल्डिंग है, एक ऊंची सी बिल्डिंग है, और इसके छत पे चढ़ के मैं कूद जाऊं, तो मुझे पता है कि मेरे पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा अर्थ के कारण, जो कि मुझे नीचे खींचेगा, जिसके कारण मेरा एक्सेलरेशन होगा, मेरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर उतना ही बराबर का फोर्स लग रहा है धरती पे ऊपर की तरफ, तो धरती तो एक्सेलरेट करती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको देखने का एक अलग नजरिया है। दिक्कत ये हो रही है कि फोर्स और एक्सेलरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहां पे मेरे केस में फोर्स है मुझ पे 686 न्यूटन का और मेरा मास है 70 केजीज। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर यही चीज हम धरती के लिए करें तो धरती पे फोर्स है 686 न्यूटन, बराबर फोर्स, लेकिन जो धरती का मास है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर। और फिर इसके कारण अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड इस ह्यूज नंबर, इस बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन 686 बाई बहुत बड़ा नंबर, और ये दे देगा हमें बहुत ही छोटा नंबर। तो एक्सेलरेशन जो होगी धरती की वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी नंबर होगी, बहुत ही नेग्लिजिबल नंबर होगी, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि धरती एक्सेलरेट कर भी रही है। तो जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है धरती पे तो दोनों पे बराबर फोर्स लगता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी का एक्सेलरेशन देख पाते हैं, ना कि धरती का, क्योंकि इन दोनों के मास में बहुत ज़्यादा अंतर होता है।